नमस्कार प्रिय साथियों एवं बच्चों, आज वर्चुअल क्लास परियोजना में हम पुनः आपका स्वागत कक्षा 10वीं की विज्ञान की कक्षाओं में करते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन द्वारा प्राप्त ऊर्जा किन किन कामों में आती है, उनका उपयोग हम विध्वंसक एवं शांतिपूर्ण कार्यों के लिए कैसे कर सकते हैं, ये सब पढ़ा। आज हम एक नया अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं और ये नया अध्याय हमारे दैनिक जीवन से बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ है। हम सुबह उठने से लेकर रात तक इस ऊष्मा का उपयोग करते हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं ऊष्मा के बारे में और ऊष्मा से ही संबंधित जो पदार्थ हमें ऊष्मा देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। सबसे पहले हमें आग कैसे प्राप्त हुई, ये एक बहुत ही रोचक कहानी है। जब मनुष्य ने पत्थरों से खेल रहा था, गुफाओं में वो रहता था, जंगलों में शिकार करके कच्चा मांस ही वो खाता था, तब उसे ज़्यादा कुछ भी ज्ञान नहीं था। अचानक एक दिन दो पत्थर आपस में रगड़ते हुए उसने एक चिंगारी देखी और वो पत्थरों से बार बार ये प्रयोग दोहराने लगा। अचानक वहाँ पड़ी सूखी घास जल गई और उसमें से आग निकलने लगी। तब मनुष्य ने पहली बार देखा और वो बहुत ही खुश हुआ, उछल पड़ा कि अरे ये तो बहुत ही उपयोगी और काम की चीज़ है। और वो कच्चा मांस पकाकर खाने लगा। और ये मांस भी उसने खुद नहीं पकाया, गलती से वो मांस का टुकड़ा भी एक बार आग में गिर गया और जब उसने उसे खाया तो वो भुना हुआ मांस उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगा। तभी से उसने भोजन को पकाना शुरू किया। आइए आज हम इसी बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के रूप में है श्रीमती सुश्री विनया एकबोटे, जो आपको इस बारे में बताएंगी। जैसा कि संगीता ने आपको कहा, दोस्तों, हम सुबह उठने से ही ऊष्मा का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। जब हमें सुबह होते ही चाय की आवश्यकता महसूस होती है तो या तो हम गैस के द्वारा चाय को प्राप्त करते हैं गर्म करके, या फिर हम स्टोव के ऊपर चाय बनाते हैं, या कई गांवों में अभी भी चूल्हे जलाकर और चाय बनाई जाती है। आपने देखा है कि सुबह होते ही हमें चाय की जो आवश्यकता होती है या उसे गर्म करने की आवश्यकता जो होती है, उसके लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता महसूस होने लगती है। यानी कि ये ऊष्मा हमारे जीवन का कितना अभिन्न अंग है, जिसके बगैर हम एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। इस ऊष्मा को प्राप्त करने के लिए हम लकड़ी का उपयोग करते हैं या फिर हम कोयले का उपयोग करते हैं। और शहरों में आपने देखा है कि गैस के सिलेंडर होते हैं जिनमें एलपीजी गैस भरी रहती है और हम गैस के चूल्हों का उपयोग करते हैं। इस प्रकार इन पदार्थों के द्वारा हमें ऊष्मा की एक असीम मात्रा प्राप्त हो जाती है, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है। यानी प्रकृति ने भी हमें कई ऐसे पदार्थ दिए हैं जो हमें ऊष्मा देते हैं। जब आग प्राप्त करना हो, हम लकड़ी को जलाते हैं, कोयले को जलाते हैं। ये सभी पदार्थ हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं। तो वे सभी पदार्थ जिनके द्वारा हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, आप जानते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ये सब पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। हाँ बच्चों, आज हम ईंधन के बारे में ही चर्चा करने जा रहे हैं। हम जिन पदार्थों से ऊष्मा प्राप्त करते हैं वे सभी पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। और ईंधन की परिभाषा हम इस प्रकार लिख सकते हैं, स्क्रीन पर आप देखेंगे। वे सभी पदार्थ जो जलकर ऊष्मा या ऊर्जा देते हैं ईंधन कहलाते हैं। वे सभी पदार्थ जो जलकर ऊष्मा या ऊर्जा देते हैं ईंधन कहलाते हैं। यानी आपने समझ लिया कि सभी पदार्थ, जो भी पदार्थ जलने पर ऊष्मा देने लगता है या आग देता है, हम उसे ईंधन के रूप में कहते हैं या हम ईंधन के रूप में उनका प्रयोग भी करते हैं। दैनिक जीवन में हम बहुत सारे पदार्थों का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। आइए हम देखते हैं कि हम दैनिक जीवन में किन किन पदार्थों का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं घरेलू उपयोग के लिए ईंधन, कोयला, केरोसिन, गोबर आदि। आइए हम इन पदार्थों को भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आप देखिए, ये कोयले का एक टुकड़ा है। कोयला आज भी कई घरों में कोयला जलाया जाता है।
विशेषतः हम गाँव में देखते हैं कि लोग चूल्हे में या सिगड़ी में कोयले को जलाकर और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। शहरी बच्चे अब कोयले को नहीं जानते हैं, परंतु अभी भी कोयले का उपयोग कई भट्टियों को गर्म करने में भी किया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे ये है गोबर का कंडा, और ये कंडे हमें बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा देते हैं। आज भी इनका उपयोग हवन आदि के लिए भी किया जाता है, साथ ही साथ कई घरों में भी ऊष्मा को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके बाद हम देख रहे हैं ये है पेट्रोल। पेट्रोल ये भी एक प्रकार का विशेष ईंधन जो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि कार आदि चलाने में उपयोग में आता है। अब हम और देख रहे हैं यहाँ पर ये है केरोसिन। केरोसिन भी एक नीले नीले रंग का पदार्थ है, और ये पदार्थ हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, और हम स्टोव में केरोसिन डालकर और उसको ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ये ईंधन तेल है, और इस ईंधन तेल से भी बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा को प्राप्त किया जा सकता है। तो विनया जी, जैसा कि आप बता रही हैं, कोयला, उसके बाद कंडा, और ये पेट्रोल, केरोसिन तथा ईंधन तेल, मुझे इनकी अवस्थाएं कुछ अलग अलग दिखाई दे रही है। ये 2 पदार्थ ठोस रूप में दिखाई दे रहे हैं, और ये 3 पदार्थ द्रव रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ईंधन हमें अलग अलग अवस्थाओं में भी प्राप्त होता है? जी हाँ संगीता जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ईंधन अलग अलग प्रकार के होते हैं। यहाँ पर मैं अभी आपसे और चर्चा करने जा रही हूँ कि घरेलू उपयोग के साथ साथ यातायात हेतु जो हमें ईंधन काम में आते हैं, उनमें हम पेट्रोल और डीजल को देखते हैं। उद्योगों में जो उपयोग में आते हैं उनमें कोयला और प्राकृतिक गैस है। इसके अलावा रॉकेट ईंधन भी होते हैं। आपने देखा होगा कि कई रॉकेट जो अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं, उनको चलाने के लिए हमें विशेष ईंधनों की आवश्यकता होती है, जैसे हाइड्रोजन, द्रव हाइड्रोजन, और इन्हें एक विशेष नाम दिया गया है। इन्हें रॉकेट प्रोपेलेंट कहते हैं। जो ईंधन हम रॉकेट में उपयोग में लाते हैं, उन्हें ईंधन न कहकर इन्हें प्रोपेलेंट, रॉकेट प्रोपेलेंट कहा जाता है। अतः ईंधनों का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है, ये बहुत अच्छी तरह से आप जान गए हैं। जैसा कि संगीता जी ने अभी हमें कहा कि क्या ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्या कुछ ठोस होते हैं, कुछ द्रव होते हैं। तो बच्चों, हम ईंधनों को उनकी अवस्था के आधार पर, उनके उपयोग के आधार पर अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, यानी कि हम उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं ईंधनों का वर्गीकरण। ईंधनों का वर्गीकरण 3 प्रकार से, ईंधनों का वर्गीकरण मुख्यतः 3 प्रकार से किया जाता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला वर्गीकरण अवस्था के आधार पर किया जाता है। आपने अभी देखा, एक प्रकार है ठोस ईंधन, दूसरा प्रकार है द्रव ईंधन, और तीसरा प्रकार है गैस ईंधन। ठोस ईंधन में अभी हमने आपको बताया कि जो कोयला होता है वो ठोस ईंधन होता है, कंडे भी ठोस ईंधन होते हैं। साथ ही साथ द्रव ईंधन में आपने पेट्रोल देखा और केरोसिन देखा। गैस ईंधन में हम एलपीजी गैस जो उपयोग में लाते हैं वह गैस ईंधन होती है। अब हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर यह कितने भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर भी इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है कच्चे या प्राकृतिक ईंधन, जो हमें पृथ्वी में से मिलते हैं, उन्हें हम कच्चे या प्राकृतिक ईंधन कहते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम। दूसरे प्रकार के ईंधन जो कि कृत्रिम ईंधन होते हैं, जिन्हें बनाया जाता है, वे ईंधन कृत्रिम ईंधन कहलाते हैं, जिसमें कि जल गैस आदि आती हैं। तीसरा प्रकार वर्गीकरण का हम देख रहे हैं प्राथमिक व द्वितीयक ईंधन के आधार। पहला है प्राथमिक ईंधन, जो कि प्राकृतिक ईंधन होते हैं। प्राकृतिक पेट्रोल, कोयला, ये सब प्राकृतिक ईंधन प्राथमिक ईंधन के नाम से जाने जाते हैं। जब प्राथमिक ईंधन को हम किसी दूसरे ईंधन में बदलते हैं तो वह प्राथमिक ईंधन न रहकर द्वितीयक ईंधन कहलाने लगता है, जैसे कि कोल गैस है, प्रोड्यूसर गैस है, जल गैस है। ये सारे ईंधन हम प्राथमिक ईंधन के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि ईंधनों का वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से किया जाता है, अवस्था के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, और प्राथमिक व द्वितीयक ईंधन के आधार पर हम इनको अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। अर्थात कि हम ईंधनों को अलग अलग रूपों में देखते हैं और उनको अलग अलग रूपों में वर्गीकृत भी कर सकते हैं। जब तो बच्चों, आपने देखा कि वे सभी पदार्थ जो जलकर ऊष्मा देते हैं, उन्हें हम
ईंधन कहते हैं। ईंधन 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। अभी आपने ये भी देखा कि ठोस ईंधन के रूप में हमें कोयला, कंडे, लकड़ी आदि ईंधन होते हैं ठोस। द्रव ईंधन के रूप में हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। और गैसीय ईंधन भी होते हैं। अभी आपको विनया जी और भी ईंधनों के बारे में बहुत सारी जानकारी देने जा रही हैं। जैसा कि संगीता जी ने अभी हमें बताया कि ईंधन हमें बहुत सारी ऊष्मा देते हैं और बहुत प्रकार के होते हैं। आइए हम उसी के ऊपर चर्चा करते हैं कि जब कोई ईंधन जलता है तो उसमें से ऊष्मा निकलती है। प्रत्येक ईंधन में से निकलने वाली ऊष्मा का मान अलग अलग होता है। यदि आप कोयला जलाएंगे तो आपको ऊष्मा का जो मान मिलेगा वो अलग होगा। यदि आप लकड़ी जलाएंगे तो आपको जो ऊष्मा का मान मिलेगा वो अलग होगा। इसी प्रकार से एलपीजी गैस के जलने से भी जो ऊष्मा निकलती है वो अलग अलग होती है। ये जो ऊष्मा इसमें से निकलती है, इस ऊष्मा को हम उस पदार्थ का ऊष्मीय मान या कैलोरी मान कहते हैं। आइए हम ऊष्मा या कैलोरी मान की परिभाषा देखते हैं। किसी ईंधन के इकाई द्रव्यमान को जलाने से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे उस पदार्थ का ऊष्मीय मान या कैलोरी मान कहते हैं। आपने देखा कि यदि पदार्थ की इकाई द्रव्यमान को लिया जाए और इकाई द्रव्यमान को जलाने के बाद जो भी ऊष्मा उत्पन्न होगी वही ऊष्मा उस पदार्थ का कैलोरी मान कहलाने लगती है। इकाई द्रव्यमान यानी कि हम एक निश्चित मान लेते हैं और उस निश्चित मान को हम जब जलाकर ऊष्मा को प्राप्त करते हैं तो हम उसे कहते हैं उसका कैलोरी मान। इसी प्रकार एक ताप और होता है और वो है ज्वलन ताप। ज्वलन ताप वह ताप है जिस ताप पर कोई पदार्थ जलने लगता है। प्रत्येक पदार्थ अलग अलग तापों पर जलते हैं और जिस ताप पर वो पदार्थ जलने लगता है वही उसका ज्वलन ताप कहलाता है। आइए हम देखते हैं कि ये कैलोरी मान जो हमने जाना है इसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। कैलोरी मान ज्ञात करने के लिए आप स्क्रीन पर एक चित्र देखिए। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि एक बीकर है, उस बीकर में एक थर्मामीटर लगा हुआ है, नीचे एक मोमबत्ती है, बीकर में पानी रखा हुआ है, साथ ही साथ उसमें एक विलोड़क डाला गया है जिससे कि हम इस पानी को आसानी से हिला सकें। इन सभी चीज़ों को स्टैंड पर रखने के बाद हम इसको इस तरह स्टैंड से कस देते हैं। थर्मामीटर इसमें लगा रहने के कारण नीचे नहीं गिरता है। अब प्रयोग शुरू करने से पहले हम मोमबत्ती का पूर्णतया भार ज्ञात कर लेते हैं। भार ज्ञात करने के बाद हम पानी जितना रखा गया है उसका भी भार ज्ञात कर लेते हैं और फिर हम इस मोमबत्ती को जलाते हैं। जब मोमबत्ती जलती है तो पानी गर्म होने लगता है। धीरे धीरे एक निश्चित तापक्रम तक हम उसको गर्म करते हैं। मान लीजिए हम उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं और उसके बाद फिर हम मोमबत्ती को बुझा देते हैं और मोमबत्ती का भार पुनः ज्ञात कर लेते हैं। इस पूरी क्रिया के बाद हम इस पदार्थ का ऊष्मीय मान, यहाँ पर हम मोमबत्ती का ऊष्मीय मान ज्ञात करते हैं और ये ऊष्मीय मान ज्ञात करने के लिए हम एक विशेष सूत्र का उपयोग करते हैं और ये सूत्र जो है ये इस प्रकार है। ऊष्मीय मान की गणना करने के लिए हम किसी पदार्थ का x ग्राम जलने पर Q कैलोरी ऊष्मा देता है, ये हम निकाल लेते हैं। हमने देखा कि हमने प्रयोग में मोमबत्ती का उपयोग किया था और उसका जितनी मात्रा उसकी जलती है उसकी जो ताप है उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। अब ऊष्मीय मान निकालने के लिए हम सूत्र लगाते हैं Q/X जो हमें देता है कितने कैलोरी ऊष्मा उसमें निकली है। शोषित ऊष्मा जो है उसको हम Q = m × S = T के द्वारा ज्ञात करते हैं, जहाँ पर m है सहती, S जो है उसकी विशिष्ट ऊष्मा है और T होता है उसका ताप। तो बच्चों आपने देखा कि इस प्रकार हम पदार्थों की ऊष्मीय मान को ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम अब बात करने जा रहे हैं कि सभी पदार्थों की ऊष्मीय मान बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो जैसा कि बच्चों आपने देखा कि किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान को जलाने पर जो ऊष्मा हमें प्राप्त होती है उसे हम ऊष्मीय मान कहते हैं और इसे हम एक सूत्र के द्वारा बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि Q = m × S × T। अब आपको विनया जी विभिन्न पदार्थों के अलग अलग ऊष्मीय मान यानी सभी जो ईंधन है या जो ठोस, द्रव और गैस ईंधन है सभी के ऊष्मीय मान अलग अलग होते हैं। अब वो समझाने जा रही हैं सभी पदार्थों के अलग अलग ऊष्मीय मान।
जैसा कि संगीता जी ने अभी बताया कि प्रत्येक पदार्थ अलग अलग प्रकृति का होता है, यानी उसकी बनावट अलग अलग होती है, और इसी कारण जब वो जलता है तो उसमें से निकलने वाला ऊष्मा का मान भी अलग अलग होता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो ईंधन के रूप में हम उपयोग में लाते हैं और उनके ऊष्मीय मान भी अलग अलग होते हैं। आइए हम देखते हैं कि ये अलग अलग ऊष्मीय मान क्या हैं। अब हम यहाँ पर ईंधनों के स्क्रीन पर आप देखेंगे ईंधनों के ऊष्मीय मान। सबसे पहले हम ठोस ईंधनों की बात करने जा रहे हैं, जिसमें है चारकोल। ये मान किलो जूल में भी दिए गए हैं और इसके साथ किलोवाट पर केजी में भी दिए हुए हैं। चारकोल का मान 33 और यहाँ पर किलोवाट में 9.17 है। इसी तरह कोयले का मान 25 से लेकर 33 तक होता है और किलोवाट में 6.94 से 9.17। लकड़ी का 17 यानी 17 और 4.72। गोबर के कंडों का 6 से 8 तक 1.66 से 2.22। द्रव में हम केरोसिन की बात करते हैं। केरोसिन का ईंधन मान 48 और किलोवाट में 13.33 होता है। ईंधन तेल का मान किलो जूल में 45 और किलोवाट में 12.5 होता है। इथेनॉल का किलो जूल में 30 और किलोवाट में 8.33 होता है। अब हम गैसीय ईंधनों की बात करते हैं। गैसीय ईंधनों में हाइड्रोजन का मान, जो कि सर्वाधिक हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये किलो जूल में 150 है और साथ ही साथ किलोवाट में 41.66 किलो जूल पर केजी होता है। मीथेन का 55 किलो जूल में, जबकि किलोवाट में 1528 होता है। एलपीजी का 55 किलो जूल में और किलोवाट में 15.24 होता है। बायोगैस का 35 से 40 किलो जूल में और 9.72 से 11.11 किलोवाट में होता है। तो यहाँ पर आपने बच्चों देखा कि सबसे अधिक ऊष्मीय मान जिस पदार्थ का हमें मिल रहा है वो गैसीय रूप में हम हाइड्रोजन का देख रहे हैं। बाकी पदार्थों के जो मान हैं वो इसकी तुलना में बहुत ही कम होते हैं। तो विनया जी, जैसा कि आपने बताया हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक है, तो हमें हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में हम सबसे ज़्यादा कर सकते हैं। क्या ये ठीक है? बिल्कुल, आपने ठीक प्रश्न पूछा है कि यदि ऊष्मीय मान अधिक है तो फिर हमें उसका उपयोग बहुत अच्छे ईंधन के रूप में करना चाहिए, परंतु हाइड्रोजन का उपयोग हम ईंधन के रूप में सामान्यतः विशेष करके घरेलू ईंधन के रूप में हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि हाइड्रोजन का उपयोग हम ईंधन के रूप में क्यों नहीं कर सकते हैं। घरेलू ईंधन के रूप में हम हाइड्रोजन का उपयोग क्यों नहीं करते हैं, ये आप स्क्रीन पे देखिए। आप स्क्रीन पे देखेंगे ये अलग अलग बिंदु हैं जो हम स्पष्ट करेंगे कि हम हाइड्रोजन का उपयोग क्यों नहीं कर सकते हैं। हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान अधिक होते हुए भी निम्न कारणों से इसका उपयोग घरेलू अथवा औद्योगिक ईंधन के रूप में नहीं किया जाता। पहला कारण है इसका भंडारण, परिवहन तथा प्रयोग विधि अति कठिन होती है। दूसरा कारण है इसका निर्माण काफ़ी महंगा पड़ता है। तीसरा, यह अत्यंत ज्वलनशील है जिस पर नियंत्रण करना सुगम नहीं, क्योंकि इससे विस्फोट भी हो सकता है। चौथा कारण है इसके दहन से उत्पन्न ज्वाला का तापक्रम अति अधिक होता है, जिसका प्रयोग घरों में नहीं किया जा सकता है। आपने देखा दोस्तों कि हाइड्रोजन जो हमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा देती है, फिर भी इन कारणों से हम उसे अपने घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग में नहीं ला सकते हैं। बहुत अधिक ऊष्मा देती है, विस्फोटक होती है, साथ ही साथ इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना या इसका भंडारण करना भी बहुत मुश्किल होता है। और यही कारण है कि इसका ऊष्मीय मान अधिक होने के बाद भी हम इसका उपयोग अपने घरेलू ईंधन के रूप में नहीं कर सकते हैं। आइए हम अब कुछ बातें करने जा रहे हैं ज्वलन ताप की। हम देख रहे हैं कि पदार्थों के ज्वलन ताप, अभी हमने ज्वलन ताप की परिभाषा आपको बताई थी कि ज्वलन ताप क्या होता है। किसी भी पदार्थ का वो तापक्रम जिस पर वो जलना आरंभ कर देता है वो उसका ज्वलन ताप कहलाता है। आपने देखा होगा कि यदि आप एक माचिस की तीली जलाएं और माचिस की तीली जलाने के बाद आप यदि किसी कागज़ के टुकड़े को जलाएं तो कागज़ का टुकड़ा बहुत जल्दी जल जाता है।
परंतु यदि आप उसी माचिस की तीली से लकड़ी के टुकड़े को जलाने लगे तो वो नहीं जलेगा, और माचिस की तीली एक ही बार में जब आप रगड़ते हैं तो बहुत आसानी से जल जाती है। आइए, हम यहाँ पर ये माचिस है, और आप देखेंगे, आपने घरों में भी कई बार देखा है कि माचिस जैसे ही माचिस की ये जो सीख होती है, इस सीख के ऊपर का जो भाग है, इसके ऊपर कुछ रासायनिक पदार्थ, जिनमें महत्वपूर्ण पदार्थ है फास्फोरस, वो लगा हुआ होता है, जो बहुत तेज़ी से जलता है। जब माचिस की तीली हम इस पर रगड़ते हैं तो रगड़ने से ये तुरंत आग पकड़ लेती है, और इससे हमें ये पता चलता है कि इसका ज्वलन बिंदु बहुत ही कम होता है। अब दोस्तों, आप देखिए, ये मोमबत्ती है। मोमबत्ती में एक धागा डला हुआ रहता है, और मोमबत्ती को भी बहुत आसानी से हम जला सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि इसके जलने के बाद जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती भी बहुत जल्दी से आग पकड़ लेती है, अर्थात सिद्ध हुआ कि इनके ज्वलन बिंदु बहुत कम होते हैं, और ज्वलन बिंदु कम होने के कारण ये बहुत तेज़ी से जलते हैं। ज्वलन बिंदु कम होते हैं, इसके लिए हम आपको एक बहुत ही अच्छा प्रयोग बताने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि कपड़ा बहुत आसानी से जल जाता है। ये प्रयोग आप कर तो सकते हैं, परंतु अगर आप करें तो अपने शिक्षक की उपस्थिति में ही करें। एक कपड़े को ले लें और उस कपड़े को पानी में अच्छी तरह से भिगो लें। कपड़े को भिगोने के बाद आप उसको थोड़ा सा अल्कोहल में भी भिगो लें। अल्कोहल और पानी में भीगे हुए कपड़े को यदि माचिस की तीली के द्वारा जलाया जाए तो वो तुरंत जलने लगता है, पर कुछ ही मिनटों के पश्चात आप देखेंगे कि वो आग बुझ जाती है। ये जो आग लगती है और तुरंत थोड़ी देर बाद बुझ जाती है, इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है कि जो कपड़ा आपने पानी में डुबोया था वो पहले पानी में भीगा हुआ था, उसके बाद आपने उसके ऊपर अल्कोहल डाला, अल्कोहल में भी वो भीग गया, ऊपरी सतह पर उसके अल्कोहल था। जैसे ही आपने उसको जलाया, वैसे अल्कोहल का ज्वलन बिंदु कम होने के कारण वो जलने लगा, और अल्कोहल के समाप्त होते ही आग बुझ गई, और जो कपड़ा पानी में भीगा हुआ था उसका ज्वलन बिंदु अधिक होने के कारण वो नहीं जला। अब ये बात इस प्रयोग से स्पष्ट हो जाती है कि जिनका ज्वलन बिंदु कम होता है ऐसे पदार्थ बहुत तेज़ी से जलते हैं, परंतु जिनका ज्वलन बिंदु बहुत ज़्यादा होता है उन्हें जलाने के लिए हमें बहुत अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो ज्वलन बिंदु के ऊपर ये बहुत अधिक निर्भर करता है कि कौन सा पदार्थ कितनी तेज़ी से जलेगा। आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में रुई के पदार्थों में या रुई के बने हुए चीज़ों में बहुत जल्दी आग लग जाती है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में तापक्रम बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और यदि कोई ज्वलनशील पदार्थ रखे हुए हों तो ताप के कारण वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। अभी हमने आपको जो प्रयोग बताया, बच्चों, मेरा आपसे पूर्णतया आग्रह है कि ऐसा प्रयोग आप घर में कभी भी करके ना देखें। इस प्रयोग को हमेशा आप अपने शिक्षक की उपस्थिति में ही करें, क्योंकि इससे आपको कुछ हानि भी हो सकती है। तो बच्चों, इस प्रकार आपने देखा कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं। एक निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वो ज्वलन ताप कहलाता है। और आपने ये भी देखा कि सभी पदार्थों का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। जैसा कि अल्कोहल बहुत जल्दी जल जाता है, उसी प्रकार जिस प्रकार अल्कोहल जल्दी जलता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये भी जल्दी ज्वलनशील होते हैं, इसलिए जल्दी आग पकड़ लेते हैं। लेकिन कुछ पदार्थों को जलाने के लिए हमें कुछ समय लगता है, जैसे कंडे, कोयला आदि। इन्हें जलाने के लिए हमें क्या करते हैं, हम आमतौर पे मान लीजिए अंगीठी जलाना है तो हम कोयला लेते हैं और साथ में थोड़ा सा केरोसिन एक कागज़ में डालकर, और फिर हम माचिस से तीली से उसमें आग लगाते हैं। तब पहले वो कागज़ जलता है, घासलेट जलता है या केरोसिन जलता है, और धीरे धीरे कोयले जलने लगते हैं। अब आइए ईंधन के ही बारे में हम और आगे बढ़ते हैं। विनिया जी आपको बताएंगी कि अब वो क्या बताने जा रही हैं आपको। जैसा कि आपको संगीता जी ने अभी कहा कि ज्वलन बिंदु जिनका कम होता है उन पदार्थों का उपयोग हम आग को जल्दी से प्राप्त करने के लिए कर लेते हैं। लकड़ी बहुत देर से जलती है, इसलिए हम उसके ऊपर थोड़ा सा घासलेट डाल देते हैं। घासलेट डालते ही जब हम उसमें माचिस की तीली से जलाते हैं तो वो तेज़ी से जलती है और उतनी देर में लकड़ी भी आग पकड़ लेती है।
अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो आग निकलती है, इस आग की इतनी ऊष्मा अधिक होती है और ये आग क्यों निकलती है। ये संपूर्ण क्रिया एक जटिल और रासायनिक अभिक्रिया है। ऐसा नहीं है कि हमने उसको जलाते ही उसमें आग निकलने लगती है। वहाँ पर कई रासायनिक क्रियाएं होती हैं। जो पदार्थ वहाँ पर उपस्थित रहते हैं वो रासायनिक क्रिया करते हैं और तब वो आग बनती है। तो आइए हम उन रासायनिक क्रियाओं को स्क्रीन के ऊपर देखते हैं कि आग गर्म क्यों होती है। आग गर्म होती है, इसके पीछे हम सामान्यतः देखते हैं कि कार्बन के यौगिकों का निश्चित ही पूर्णतया सहयोग होता है। जितने भी हमारे ईंधन हैं, जैसे कि कोयला है, लकड़ी है, पेट्रोल है, इन सब में कार्बन के अलग अलग यौगिक होते हैं। हम कार्बन के एक महत्वपूर्ण यौगिक को ले रहे हैं यहाँ पर, और वो है मीथेन। मीथेन जब वायु की उपस्थिति में जलता है तो इसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनने लगता है। मीथेन जब वायु की उपस्थिति में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। मीथेन के यहाँ पर आपको 4 बंध बताए गए हैं। ये एकल बंध हैं जिनसे हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। ऑक्सीजन द्विबंध के द्वारा 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं और हम इसके 2 अणु यहाँ पर लेते हैं। पानी के 2 अणु बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 अणु बनता है। इस संपूर्ण क्रिया में ऊष्मा निकलती है और जो ऊष्मा निकलती है और जो ऊष्मा इनके बनने में लगती है, हम उसका योग देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक कार्बन और हाइड्रोजन बंध की बंधन ऊर्जा कितनी होती है। एक कार्बन और हाइड्रोजन, जो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन का बंध है, उसकी बंधन ऊर्जा 413.38 किलो जूल पर मोल होती है। एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन बंध की बंधन ऊर्जा 494.6 किलो जूल पर मोल होती है। अब हम ये देखते हैं कि मीथेन में ऐसे 4 बंध हैं, तो 4 बंधों की ऊर्जा कितनी होगी। इस ऊर्जा को जो हमने देखी है एक बंध के लिए, उसे हम 4 से गुणा कर देते हैं। 4 से गुणा करने के बाद हम ऊर्जा का मान देखते हैं 1653.52 किलो जूल हमको ऊर्जा मिलती है। अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं कि 2 ऑक्सीजन के बंध जब आपस में उनकी बंध ऊर्जा जो है वो 494 है, तो जो एक की होती है उसे हम 2 से गुणा करते हैं तो हमें पूरी बंध ऊर्जा मिल जाती है। अब हम देखते हैं कि नए बंध जो बनते हैं उनमें हमें ऊर्जा की कितनी मात्रा चाहिए। सी और ओ की बंध ऊर्जा 803.33 किलो जूल पर मोल होती है। एच ओ की बंध ऊर्जा 462.75 किलो जूल पर मोल होती है। अब कुल ऊर्जा जो नए बंधों के लिए आवश्यक होगी वो 803.33 गुणित 2 हम यहाँ पर लेंगे, क्योंकि 2 ऑक्सीजन यहाँ जुड़ती हैं, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि पानी के लिए 462.75 गुणित 4 हम कहते हैं, क्योंकि वहाँ 4 नए बंध बनते हैं और ऊर्जा का मान हो जाता है 1851 किलो जूल। अब आप ध्यान से देखिए, बंध टूटने में कुल ऊर्जा 1653.5 प्लस 989.2 यानी कि 2642 किलो जूल। बंध बनने में कुल ऊर्जा 1606.7 प्लस 1851 यानी कि 3457.7 किलो जूल। ये ऊर्जा अलग अलग बंध बनने में और बंध टूटने में हमें मिलती है। बंध बनने और बंध टूटने की ऊर्जा के बाद अब हम देखते हैं कि अभिक्रिया में कुल ऊर्जा परिवर्तन कितना होता है। अभिक्रिया में कुल ऊर्जा परिवर्तन नए बंधों की ऊर्जा 3457.7 किलो जूल और बंध टूटने की ऊर्जा 2642.7 किलो जूल होती है। यदि हम नए बंधों से जो ऊर्जा निकली है उस ऊर्जा में से बंध टूटने में जो ऊर्जा है उसको घटा देते हैं तो हमें ऊर्जा की मात्रा मिलती है 805 किलो जूल। अर्थात कि 16 ग्राम मीथेन जलने पर 16 जो कि मीथेन का अणुभार है 805 किलो जूल पर मोल ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही ऊर्जा जो इतनी अधिक मात्रा में निकली है, यही ऊर्जा यहाँ पर आग का कार्य करती है। छात्रों, मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि आपको ये अवधारणा समझ में आई होगी कि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो परमाणुओं के मध्यों के बंध टूटने लगते हैं और इन बंध के टूटने से और बंधों के नए बंध बनने से ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। इस आदान प्रदान में जो अधिक ऊर्जा होती है वही ऊर्जा हमें आग के रूप में दिखाई देने लगती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अवधारणा समझ में आ गई होगी।
जैसा कि विनया जी आपने अभी बताया कि जब भी नए बंध टूटते हैं और जो पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं और उनमें ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, तो एक मुझे ये बात भी ध्यान आ रही है कि ऊष्माक्षेपी जो क्रियाएं होती हैं, जैसे कि जब भी हम कोयला या लकड़ी जलाएंगे तो हमें ऊष्मा भी प्राप्त होती है, वो ऊष्मा उसी आग से प्राप्त होती है हमें। तो यहाँ ये एक ऊष्माक्षेपी क्रिया हो रही है। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि जिन पदार्थों को जलाने पर हमें ऊष्मा निकलती है या उसमें हमें दिखता है कि ऊष्मा निकल रही है, हम उसे ऊष्माक्षेपी क्रिया कहते हैं। आइए हम और कुछ थोड़े से ईंधनों के बारे में बात करते हैं जिन्हें हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। दोस्तों, ये एक और विशेष प्रकार के ईंधन है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और इन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। ईंधन ऊर्जा युक्त कार्बन यौगिक के वे अणु हैं जिनका निर्माण सौर ऊर्जा का उपयोग करके वनस्पति ने किया था। कोयला तथा पेट्रोलियम इसका उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी की सतह के नीचे गहराइयों में दबे हुए जंतु एवं वनस्पति अवशेषों से बने हैं। ये जीव अवशेष धीरे धीरे तलछट के नीचे दब जाते हैं, जिससे उनका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है और न ही विघटन, परंतु इसी तलछट के भार के कारण इन अवशेषों के में पानी व अन्य वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं तथा ऊर्जा युक्त कार्बन यौगिक के अणु रूप में विद्यमान रहते हैं। जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन प्रकृति में जो वनस्पति या पेड़ पौधे या जीव जंतु पृथ्वी के बिल्कुल गहराई में दब जाते हैं, उनके विघटन से बनते हैं। गहराई में दबने के बाद उनमें जो पानी होता है वो निकल जाता है और पानी निकलने के बाद कार्बन के युक्त यौगिक उसमें पड़े रहते हैं। यही जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं, जो कि हमें बहुत गहराई में मिलते हैं। इसी प्रकार प्रकृति से हमें प्राकृतिक गैस भी मिलती है। प्राकृतिक गैस के कुएं बहुत जगह पर पाए जाते हैं और प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम के ऊपर जो गैस उपस्थित रहती है उसे हम प्राकृतिक गैस कहते हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस के कई कुएं त्रिपुरा में, जैसलमेर में, कृष्णा गोदावरी नदी के मुहाने पर पाए जाते हैं, जहां से हम इसको उपयोग में ला सकते हैं। प्राकृतिक गैस हमें प्रकृति के द्वारा मिलती है, साथ ही साथ हम इसका कृत्रिम निर्माण भी कर सकते हैं। कृत्रिम निर्माण, प्राकृतिक गैस का कृत्रिम निर्माण करने के लिए कोयले को हाइड्रोजन के साथ जलाया जाता है और उत्प्रेरकों की उपस्थिति में उच्च दाब पर जब हम इसको गर्म करते हैं तो हमें मीथेन मिलती है, जो कि प्राकृतिक गैस का एक महत्वपूर्ण घटक है। शासकीय संस्थान जो पेट्रोलियम का तथा प्राकृतिक गैस का उत्खनन करते हैं उनमें महत्वपूर्ण हैं ONGC और OIL। ये दो संस्थान हैं जो कि प्राकृतिक गैसों का उत्खनन करते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने संपूर्ण बात करी ईंधनों के बारे में। हम आपको बहुत सारी बातें और भी बताना चाहते हैं और हम अपने अगले अध्याय में इनको आपको ज़रूर बताएंगे। जी हाँ विनया जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी ईंधन के बारे में कि वे सभी पदार्थ जो जलकर ऊष्मा देते हैं ईंधन कहलाते हैं। ये ठोस, द्रव और गैस अवस्था में हो सकते हैं और मुख्य रूप से ईंधन लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम आदि हैं। और हम ईंधन के ज्वलनताप के बारे में भी हमने बात की। आग गर्म क्यों होती है ये भी हम अच्छी तरह से जान गए हैं। हमें जीवाश्म ईंधन में पेट्रोलियम के बारे में भी आपने पिछली कक्षाओं में काफ़ी पढ़ा है, प्राकृतिक गैस भी आपने पढ़ी है, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ बच गई है, कोयला। और अगली कक्षा में हम जीवाश्म ईंधन के उसी रूप को, कोयले को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और एक आदर्श ईंधन में कौन कौन से लक्षण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या उसका भंडारण और परिवहन आसान होना चाहिए, यही हम सब कुछ अगली कक्षाओं में पढ़ने जाएंगे। तो आज के लिए जो कुछ हमने पढ़ाया है, आशा है वो आपने अच्छे से समझ लिया होगा और आप थोड़ा सा पढ़कर भी आइए ताकि अगली कक्षा में आप उसे और अच्छी तरह से समझ सकें और जो भी आपको समस्या आ रही है उसे आप पत्र के माध्यम से भी भेज सकते हैं। और कुछ लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आप ज़रूर से इसके लिए पढ़ के आइए, तो हम बता सकते हैं आपको अगली कक्षाओं में। और ईंधन के संपूर्ण ईंधन के प्रश्न भी हम आपको अगली कक्षा में अवश्य बता सकेंगे। नमस्कार।